मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, अवलोकन विधि के कंटिन्यूएशन में आज हम इस व्याख्यान में असहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन के गुण, असहभागी अवलोकन के दोष, सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर, अर्ध सहभागी अवलोकन पर चर्चा करेंगे। आशा ध्यान पूर्वक आप इसे सुनेंगे। सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उसका अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता है और न ही उसकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारियां प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। गुड एंड हैट लिखते हैं, जैसे कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने में श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। असहभागी अवलोकन ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देख सकता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। असहभागी अवलोकन के गुण, लाभ, मेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, वैश्विकता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता नहीं है, वह एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में वैश्विकता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आ पाता है। नंबर 2, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः इसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती हैं। नंबर 3, अधिक सहयोग, मोर कोऑपरेशन। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। नंबर 4, कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय और धन खर्च होता है। नंबर 5, दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। स्पेक्टेटर कैन एंजॉय मोर देन द एक्टर। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म और यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है।
जो कि सहभागी अवलोकन में संभव नहीं है। असहभागी अवलोकन के दोष और सीमाएं। डीमेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, गुडेनहैट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ता है। नंबर 2, असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। नंबर 3, कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता है। नंबर 5, असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 6, इसमें समस्या के बारे में केवल तय ही ज्ञान हो पाता है, विस्तृत और गहन अध्ययन नहीं हो पाता। सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागिता के आधार पर। नंबर 1, सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह तटस्थ मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। नंबर 2, गहनता में अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। नंबर 3, समूह के व्यवहार के आधार पर। सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही समूह सदस्य या साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। नंबर 4, सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने में कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। नंबर 5, समय एवं धन के आधार पर। असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय और धन अधिक लगता है। नंबर 6, वस्तुनिष्ठता के आधार पर। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और इसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। नंबर 7, अध्ययन यंत्रों के आधार पर। सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्ययन संभव है। अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए गुडेनहैट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। वे लिखते हैं, व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतया अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया, समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उसका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव भी। इस संदर्भ में विलियम बाइट ने उचित ही लिखा है, हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ
स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, और फिर भी यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तो अनुसंधान करना है। इस अध्ययन विधि का उपयोग लिपले, लिंट एवं अन्य समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों, कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेलकूद, जादुई क्रियाओं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के अध्ययन की यह एक उपयुक्त विधि है। अनियंत्रित अवलोकन के गुण, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उनका सदैव ही नियंत्रण अवलोकन संभव नहीं हो पाता है, अतः स्वाभाविक स्थिति में ही उनका अवलोकन करना होता है। पीवी यंग ने उचित ही लिखा है, ऐसे जीवन की परिस्थितियाँ जिन्हें नियंत्रित तथा कृत्रिम दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं। प्राय हमें उस समय अवलोकन करना पड़ता है जब वह संभव होता है तथा उसे वास्तविक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में जिनमें घटना घटित हुई है अवलोकन करना पड़ता है। संभवतः इसी कारण से अनेक सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण और दैनिक जीवन का ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन का ही परिणाम है। अनियंत्रित अवलोकन किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। गुडनहैट प्राकल्पना की जांच में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, अनियंत्रित अवलोकन को किसी अनुसंधान योजना के प्रारंभिक स्तर पर संपन्न करना इसलिए महत्वपूर्ण बताया है कि इसके द्वारा किसी सूक्ष्म प्राकल्पना की भी क्षेत्रीय जांच की जा सकती है। पीवी यंग ने लिखा है, ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन में अधिक यथार्थता होती है तथा इसमें घटनाओं को भली भांति देख सकने की क्षमता का समावेश होता है। इसकी उपयोगिता को प्रकट करते हुए मोजर लिखते हैं, क्योंकि इस प्रकार संकलित तथ्य प्रतिष्ठा तथा स्मृति के प्रभावों से बचते रहते हैं तथा इसमें प्रश्नोत्तरी जैसी विश्वसनीयता की कमी नहीं रहती है। यह अधिक शुद्ध तथा सही होते हैं। अनियंत्रित अवलोकन द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक घटनास्थल पर यथार्थ में देखा जा सकता है। इसमें अवलोकनकर्ता का प्रभाव अध्ययन पर नहीं पड़ता। इसमें निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है तथा इस विधि द्वारा परिवर्तनशील एवं गतिशील सामाजिक जीवन का अध्ययन संभव है। अनियंत्रित अवलोकन के कुछ सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं। डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित अवलोकन के दोषों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर बर्नार्ड लिखते हैं, आंकड़े इतने वास्तविक एवं सजीव होते हैं और उनके बारे में हमारी भावनाएं इतनी दृढ़ होती हैं कि कभी कभी हम अपनी कल्पना शक्ति को ही ज्ञान का विस्तार समझ लेने की गलती कर बैठते हैं। इसके प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसमें अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण न होने से त्रुटि की संभावना बनी रहती है। नंबर 2, इसमें ऐसे तथ्यों के संकलन की भी संभावना रहती है जिनका संबंध अध्ययन से नहीं होता। नंबर 3, तथ्यों का लेखन अवलोकन के बाद में होने से त्रुटिपूर्ण लेखन तथा साथ ही तथ्यों के छूटने की संभावना भी बनी रहती है। नंबर 4, इसमें अवलोकनकर्ता को यह भ्रम पैदा हो जाता है कि वह समूह के बारे में बहुत कुछ जानता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। आज के इस व्याख्यान से जुड़ी हुई प्रिंटेड मैटर
सामग्री आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसको भी आप देखें, अध्ययन करें। और अब ये व्याख्यान समापन की ओर है। धन्यवाद।